नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत माखीजा है। मैं वोकहार्ट हॉस्पिटल मुंबई सेंट्रल में कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। 29 अक्टूबर को हम वर्ल्ड स्ट्रोक डे सेलिब्रेट करते हैं। ये इसलिए किया जाता है ताकि स्ट्रोक रिलेटेड अवेयरनेस जनरल पब्लिक में बढ़े, और इसी उपलक्ष्य में आज हम स्ट्रोक रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो स्ट्रोक के सिम्टम जानने से पहले हमको सबसे पहले ये समझना है स्ट्रोक होता क्या है और कितने टाइप का होता है। तो स्ट्रोक बेसिकली तब होता है जब किसी कारण से हमारे ब्रेन की ब्लड सप्लाई में डिसरप्शन आ जाए। ये डिसरप्शन दो प्रकार से हो सकता है, या तो ब्रेन की सप्लाई जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें कोई क्लॉट डेवलप हो जाए, जिसे हम कहते हैं इस्कीमिक स्ट्रोक, विच इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्ट्रोक। लगभग 100 में से 80 प्रकार के स्ट्रोक इस्कीमिक स्ट्रोक होते हैं। इसके अलावा दूसरे तरीके से कैसे डिस्ट्रप्शन हो सकता है, अगर कोई ब्लड वेसल रप्चर हो जाए उससे भी हमको स्ट्रोक हो सकता है। सो लगभग 20% टाइप ऑफ द स्ट्रोक्स आर हेमरेजिक वैरायटी, जो ब्लड वेसल के रप्चर की वजह से होता है। तो हमने ये समझा कि स्ट्रोक क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्ट्रोक के सिम्टम्स क्या होते हैं, जिसके बारे में हम सबको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि स्ट्रोक के सिम्टम अचानक आते हैं, दे आर सडन इन ऑनसेट। और क्या मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं वो हम इस एक्रोनिम से समझ सकते हैं। एक्रोनिम है बी फास्ट। सो सडन ऑनसेट बैलेंस इशू, अगर अचानक से हमको चलने में हमारा बैलेंस जाता है तो ये एक स्ट्रोक का सिम्टम हो सकता है। सडन ऑनसेट विजन प्रॉब्लम, अचानक से हमको धुंधला दिखता है या दो दिखता है। देन सडन ऑनसेट फेशियल वीकनेस, अचानक से हमारे चेहरे में टेढ़ापन आ जाता है, एक साइड फेस ड्रूप हो जाता है। सडन ऑनसेट आर्म और लेग वीकनेस, अचानक से हमारे एक हाथ या एक पाँव में या हाथ और पाँव दोनों में अचानक से कमजोरी आ जाती है। S is for स्पीच, अगर सडन ऑनसेट स्पीच प्रॉब्लम हो, अचानक से हमारी ज़बान में लड़खड़ाहट आती है। तो ये सारे कॉमन सिम्टम्स हैं। जब भी ऐसा होता है तो हमें तुरंत नज़दीकी स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल जाना चाहिए। सो T is for टाइम, सो नाउ इट इज़ टाइम टू रश टू द नियरेस्ट स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल। सो दूसरा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किन पेशेंट्स में स्ट्रोक की संभावना बढ़ जाती है। तो स्ट्रोक रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? तो स्ट्रोक रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स को हम दो में सेग्रीगेट करते हैं। एक हम कहते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, जिन्हें हम अल्टर कर सकते हैं ताकि हमारा स्ट्रोक का रिस्क कम हो। दूसरा होता है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। उसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एज। आप लोग अक्सर देखते होंगे स्ट्रोक या पैरालिटिक अटैक का शिकार एल्डरली लोग होते हैं, 50 या उससे ज़्यादा उम्र के लोग। सो एज के साथ हमारा स्ट्रोक होने की संभावना बढ़ती है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स होता है फैमिली हिस्ट्री। अगर हमारे परिवार में किसी को स्ट्रोक की शिकायत रही हो तो भी हमारा स्ट्रोक का रिस्क होने का संभावना बढ़ जाता है। अगेन इसे हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे जीन से रिलेटेड है। सो व्हाट आर द मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जिसे हम अल्टर कर सकते हैं? इनमें से इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स होते हैं ब्लड प्रेशर। अगर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, कंट्रोल में नहीं रहता है, तो हमारा स्ट्रोक होने का रिस्क बढ़ जाता है। अगर हमारा डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है, अगर हमारा शुगर लेवल फ्लक्चुएट होता है, उससे भी हमारा रिस्क बढ़ता है। हमारा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में नहीं है तो उससे भी हमारा स्ट्रोक होने का रिस्क बढ़ता है। इसके अलावा अगर हम अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, हम टोबैको किसी फॉर्म में कंज्यूम करते हैं, आइदर ओरली या स्मोकिंग करके, इससे हमारा रिस्क फैक्टर बढ़ता है। अगर हमारी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हम फिज़िकल एक्टिविटी कुछ भी नहीं करते, तो उससे भी हमारा स्ट्रोक रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर हमारी नींद ठीक नहीं है या हमें कंडीशन है जिसे हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया,
जिसमें नींद के दौरान हमारी सांस इंटरप्टेड रहती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर, शुगर फ्लक्चुएट करता है, ऐसे लोगों को भी स्ट्रोक होने का रिस्क रहता है। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक इलनेसेस रहती हैं, जैसे कि हमारे हार्ट के वॉल में प्रॉब्लम है या हमारी हार्ट की धड़कन गड़बड़ है, तो इससे भी हमारा स्ट्रोक होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो ज़रूरत है कि हम मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स को पहचानें और हम अपने न्यूरोलॉजिस्ट को संपर्क करें ताकि हम इनको कंट्रोल या मॉडिफाई कर सकें और हम अपना स्ट्रोक का रिस्क रिड्यूस कर सकें। तीसरा हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो लोगों से सुनते हैं कि स्ट्रोक रिलेटेड डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में क्या नए एडवांसमेंट्स हुए हैं। तो स्ट्रोक ट्रीटमेंट के लिए हमको सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि स्ट्रोक का ट्रीटमेंट पर्टिकुलरली जिसे हम कहते हैं इस्केमिक स्ट्रोक, जो हमारे खून की नली में ब्लॉकेज की वजह से होता है, उसका ट्रीटमेंट टाइम रिलेटेड होता है। अगर हम किसी को इस्केमिक स्ट्रोक है जो कि हमारे ब्रेन की खून की नली में ब्लॉकेज की वजह से है, ऐसे में अगर हम 1 सेकंड भी गंवाते हैं तो हमारी ब्रेन की लगभग 30,000 नसें खराब हो जाती हैं। अगर हम 1 मिनट गंवाते हैं तो ब्रेन की लगभग 19 लाख नसें खराब हो जाती हैं। और अगर हम 1 घंटा लूज़ कर जाते हैं तो हमारा ब्रेन लगभग 3.5 साल बूढ़ा हो जाता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रोक का ट्रीटमेंट, पर्टिकुलरली जो इस्केमिक वैरायटी ऑफ स्ट्रोक है, बहुत ही टाइम डिपेंडेंट है। तो इसी से रिलेटेड स्कैनिंग मोडालिटीज़ बहुत इम्प्रूव हुए हैं। पहले के ज़माने में सीटी स्कैन होते थे, अभी एडवांस्ड एमआरआई हैं जो कि अर्ली से अर्ली स्ट्रोक डिटेक्शन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशल टेक्निक्स होती हैं जिसे हम कहते हैं परफ्यूजन इमेजिंग, जिससे भी हमें जो एट रिस्क एरिया ऑफ ब्रेन है वो पता करने में बहुत आसानी होती है और हम जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट इनिशिएट कर सकते हैं। सो अगर हम कोई पेशेंट को टाइमली स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल ले जाते हैं तो क्या इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रोक ट्रीटमेंट टाइम डिपेंडेंट है। अगर कोई स्ट्रोक पेशेंट हॉस्पिटल में 4.5 घंटे के अंदर पहुंच जाए तो उन्हें कुछ मेडिकेशन है जिसे हम कहते हैं क्लॉट बस्टिंग इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे कि उनका ब्रेन की खून की नली का क्लॉट डिज़ोल्व हो जाता है और उनको आइदर कंप्लीट और रिलेटिवली बेटर रिकवरी के चांसेस रहते हैं। लेकिन हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सब टाइम डिपेंडेंट है। सो वी शुड रीच द hospital which has all the facilities for stroke treatment, which we call as stroke ready hospital, and we should also reach within the time. इसके अलावा कई बार अगर हम इंजेक्शन से क्लॉट डिज़ोल्व नहीं कर पाते तो हम क्लॉट को कैथेटर डायरेक्टेड टेक्निक से, जिसे हम कहते हैं मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी, उससे भी हम क्लॉट को निकाल सकते हैं। सो ये इम्पॉर्टेंट इमेजिंग एडवांसमेंट्स और ट्रीटमेंट एडवांसेस हुए हैं, particularly in the last 2-3 decades, which have dramatically changed the treatment of stroke, and it has resulted in better prognosis and has also reduced not only mortality but also significantly reduced morbidity and disability related to stroke. तो हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब भी स्ट्रोक हो तो हमको नियरेस्ट स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल पहुंचना है। नाउ व्हाट इज स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल? स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल हम उसे कहते हैं जहां स्ट्रोक रिलेटेड सारे ट्रीटमेंट, डायग्नोस्टिक एज वेल एज ट्रीटमेंट मोडालिटी सब उपलब्ध हों। जैसे कि वहाँ पे 24 आवर्स सीटी स्कैन या एमआरआई की उपलब्धता होनी चाहिए। इसके अलावा वहाँ 24 आवर्स क्लॉट बस्टिंग मेडिकेशन की फैसिलिटी होनी चाहिए। इसके अलावा वहाँ पे 24 आवर्स ऑन कॉल न्यूरोलॉजिस्ट होना चाहिए। इसके अलावा न्यूरोसर्जन भी होना चाहिए। तीसरा जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट होता है जो किसी पेशेंट्स में हम उपयोग करते हैं, जिसे हम कहते हैं मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी या एंडोवास्कुलर ट्रीटमेंट ऑफ द स्ट्रोक। इसलिए हमें स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में ये भी देखना चाहिए कि वहाँ पे 24 आवर्स इंटरवेंशन न्यूरोरेडियोलॉजिस्ट की उपलब्धता हो। तो जहाँ पे ये सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं उसे हम स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल कहते हैं, ताकि स्ट्रोक पेशेंट का ट्रीटमेंट एट द अर्लीस्ट इनिशिएट हो सके
और उसके रिकवरी के चांस बढ़ सकें। हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है जब हम देखते हैं कि हमारे आसपास आइदर हमारे फैमिली में या नेबरहुड में या इवन चलते हुए जैसे कि लोकल ट्रेन में या किसी मॉल में किसी को स्ट्रोक रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं, जो मैंने पहले आपको बताया बी फास्ट के नाम से। अगर हम ये रिकॉग्नाइज कर पाते हैं और अर्ली डिटेक्ट कर पाते हैं कि किसी पेशेंट को स्ट्रोक है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि we should not lose time because as I said earlier stroke treatment is time dependent। तो हमको जल्दी से जल्दी कोशिश करना चाहिए कि पेशेंट को हम नियरेस्ट स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल ले जाएं। इसके अलावा जो बेसिक चीज़ें हैं अगर हम कर सकते हैं, अगर हमारे पास ब्लड शुगर चेक करने की सुविधा है तो हम ब्लड शुगर चेक करें। जैसे कि किसी को घर में स्ट्रोक रिलेटेड सिम्टम्स है और वो डायबिटिक हैं तो चेक कीजिए कि कहीं उनका ग्लूकोज कम ना हो, क्योंकि कई बार ग्लूकोज कम होने की वजह से भी कुछ सिम्टम्स आते हैं जो स्ट्रोक रिलेटेड अपीयर करते हैं। तीसरा, अगर पेशेंट बेहोशी की अवस्था में है, पूरी तरह बोल नहीं पा रहा है, तो प्लीज़ उसके मुंह में कुछ मत डालिए, क्योंकि इससे उनको एस्पिरेट करने का चांस बढ़ जाता है। जो भी आप उनके मुंह में देंगे वो सांस की नली में जाने का रिस्क रहता है। तीसरा, एट द अर्लीस्ट उन्हें नियरेस्ट स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल लेके जाएं। Suffer deficits related to stroke, you should not be disheartened. You should undergo good rehabilitation, which may involve speech therapy, occupational therapy, and physiotherapy. And to some extent, some medicines may also help in strengthening your muscles and regulate your tone. And accordingly, you can continue with your routine life. तो दोस्तों, अंत में मैं आपको ये वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हमको स्ट्रोक सिम्टम पहचानना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा पहचानने के साथ साथ हमें जल्द से जल्द तुरंत हमें स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया स्ट्रोक ट्रीटमेंट इज़ टाइम डिपेंडेंट। अगर ये दोनों चीज़ें हम समझ लेंगे तो हमको स्ट्रोक से लड़ने में आसानी होगी, हमारे स्ट्रोक रिलेटेड डेफिसिट्स मिनिमाइज हो सकते हैं, स्ट्रोक रिलेटेड मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी रिड्यूस हो सकती है। थैंक यू।